स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और इसके साथ ही हमारे सभी शिक्षक साथियों को बहुत-बहुत बधाई। भाई आप सोच रहे होंगे कि बधाई क्यों? या बहुत सारे शिक्षक हमारे समझ गए होंगे कि बधाई क्यों? तो भाई आज आपने न्यूज़ देखा ही होगा कि आज के कैबिनेट बैठक में हम लोगों को क्या मिल गया भाई? राज्यकर्मी का दर्जा। अब इस पर मुहर लग चुका है। आप लोगों ने पूरा ये न्यूज़ देखा होगा, पत्र भी देखा होगा, लेटर भी देखा होगा, जितना भी इसका स्वीकृत में जो है मिला है, ये सब टोटल आप लोग देख चुके होंगे, आप लोग इससे अनजान नहीं होंगे। इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, सक्षमता परीक्षा तो देना होगा। भई इसके लिए जो हम लोग शुरू से ही ये सुनते आ रहे हैं कि एक परीक्षा देना है जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। तो ये तो हर हाल में देना है। अब इसको 3 टर्म में दिया जाएगा। ये 3 टर्म में देने का मतलब ये हुआ कि 3 टाइम्स जो है इसको क्या मिलेगा भाई 3 बार में पास करने का मौका दिया जाएगा। 1 बार में अगर कोई पास नहीं करता है, 2 बार में पास नहीं करता है तो 3 बार मौका मिलेगा। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सभी शिक्षक साथी जितने भी हैं हम लोग, 1 बार में ही हम लोग पास कर जाएँ। ये दूसरा और तीसरा वाला चांस का कोई इसमें रहे ही नहीं, मौका मिले ही नहीं। हम लोग एक बार में ही पास करेंगे ज़रूर। बस थोड़ा-सा ईमानदारी की ज़रूरत है और अब जब मुहर लग गया है, तो कम से कम अब तो ईमानदारी के साथ में तैयारी करनी होगी। मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूँ, मैंने शुरू में ही जब सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था ये शिक्षक के लिए, हम लोगों के लिए, सक्षमता परीक्षा के लिए, तो उसमें हमने बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मैं भी एक नियोजित शिक्षक ही हूँ और मुझे भी सक्षमता परीक्षा देना है। तो इसलिए चलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ आप भी तैयारी करिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, पूरा मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग भी हमारे साथ तैयारी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर इसको करें। क्योंकि हम सभी शिक्षक के जो भी हैं शिक्षक साथी सबके अंदर एकता होना चाहिए और इसके लिए जो है अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, घंटी वाला जो है उस पर को दबा दीजिएगा ऑल वाला पर ताकि हर दिन जो वीडियो आता है, वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और वीडियो कोई भी हो आपको मिस नहीं हो। और जो छूट चुका है उसके लिए हमने जो है इस प्ले लिस्ट में इसका बना दिया है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करके उसमें जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। एक भी वीडियो नहीं छूटेगा उसमें पूरा टोटल वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसको जाकर के टाइम निकाल कर के। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और क्योंकि आप ही मेरा मोटिवेशन फैमिली हो। इसलिए प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एकदम जुलूस और खुलूस यानी जोश और खरोश के साथ में हम लोग तैयारी करते हुए बढ़ते हैं। आज ईवीएस का जो है ये क्लास 8 से सेट 4 है और इसमें हमेशा हम तो 20 क्वेश्चन का सेट बनाते हैं, लेकिन यह सेट 4 है, काफ़ी हमने क्वेश्चन बना डाला है। अब मैथ से भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। फिलहाल अभी ये देखिए इसमें 22 क्वेश्चन हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, वह क्षेत्र कहलाता है। भाई जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया है शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंध, तो वह उष्ण कटिबंध कहा जाता है क्योंकि उष्ण कटिबंध में सालों भर गर्मी पड़ती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा उष्ण कटिबंध। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, वह क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से मतलब पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? ऑप्शन ए है बड़ी है, ऑप्शन बी है छोटी है, सी समान है, डी कहता है इनमें कोई नहीं। तो पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सॉरी बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए बड़ी है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, चाँद पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे।
चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए दिया, मतलब चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है यूरी भागरीन, ऑप्शन सी है तेन सिंह, ऑप्शन डी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं हमारे दोस्त हैं, या हो सकता है पहला जो है ऑप्शन दिया हुआ है राकेश शर्मा, यहाँ भी इस पर भी ध्यान जा सकता है। इसलिए ये बात मैंने क्यों कही कि राकेश शर्मा वाला भी हमने क्वेश्चन पहले इसका पहला वाला ही पार्ट या दूसरा पार्ट में हमने बताया है। उसमें उसका आंसर था राकेश शर्मा, लेकिन उसका क्वेश्चन थोड़ा अलग था। वहां पर क्वेश्चन है, यानी राकेश शर्मा के लिए क्वेश्चन क्या होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अगर क्वेश्चन का है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तब उसका आंसर होगा राकेश शर्मा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुष सूक्त पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त किस वेद में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, तो याद रखिए ऋग्वेद में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिल्प, ऑप्शन डी है उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पशुपालन। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? यह एक पर्यटक स्थल कहिए या पुराना जो जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक स्थल, वही इनाम गांव है। वही कह रहा है इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब, डी है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य हो गया। अगर फिर कहें कि किस जिला में, तब महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला में यह स्थित है। ठीक है, तो यहाँ महाराष्ट्र ही दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर महाराष्ट्र होगा क्योंकि राज्य पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र राज्य में इनाम गांव स्थित है। लेकिन वही महाराष्ट्र के किस राज्य में पूछेगा तो वह पुणे में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है संगम कालीन यानी दक्षिण भारतीय, संगम कालीन का मतलब दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है ग्राम भोजक, ऑप्शन बी है कडेसियार, ऑप्शन सी है केलसा वेलसार, ऑप्शन डी है उनवार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेलसार। ऑप्शन नंबर सी वेलसार। संगम कालीन यानी दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को वेलसार कहा जाता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने
पालतू बनाया? ऑप्शन ए है कुत्ता, बी है बंदर, सी है गाय, डी है बकरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुत्ता। सबसे पहले किस जानवर को आदमी आदमी ने पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्ता को आदमी ने पालतू बनाया। यानी जानवर में जो कुत्ता है उसको सबसे पहले बनाया गया पालतू, पाला पाला गया उसी को, कुत्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मेहरगढ़। तो भाई ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेहरगढ़। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? भाई साक्ष्य इससे पहले वाला क्वेश्चन में था, प्रमाण। तो प्रमाण या साक्ष्य कहिए, दोनों बात बराबर है। बतिया इज सेम सेम बट डिफरेंस वाइज तनी मनी, है ना? तो चावल का प्रमाण, डिफरेंस वाइज में क्या है? मन लिखने का अंतर है। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ए है कोल्डिहुआ। ऑप्शन ए है कोल्डिहुआ। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोल्डिहुआ। ध्यान दीजिए, कोल्डी हवा अलग अलग लिखिएगा तो फिर ये मीनिंग बदल जाएगा, ये कोल्डी हवा हो जाएगा। इसलिए एक साथ ये लिखा जाता है, एक साथ ही लिखना चाहिए, कोल्डिहुआ पढ़ा जाता है ये। अगर अलग कर दीजिएगा हवा को तो ये हो जाएगा कोल्डी हवा, कोल्ड हवा, कोल्डी हवा। तो ये कोल्ड हवा, कोल्डी हवा नहीं है, एक साथ है तो कोल्डिहुआ हो गया यह। यानी चावल का प्रमाण भारत में कोल्डिहुआ से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, तो यह है। ऑप्शन बी है कालीबंगा, तो यह भी हड़प्पा कालीन स्थल है। ऑप्शन सी है लोथल, तो यह भी हड़प्पा कालीन स्थल है। ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हस्तिनापुर जो है यह हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। और क्वेश्चन भी वही कह रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, इसलिए हस्तिनापुर आंसर होगा। हस्तिनापुर नहीं है, जबकि मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, हस्तिनापुर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा के किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा के किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है लोथल। भाई ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लोथल। हड़प्पा के लोथल शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? भाई निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, खासियत नहीं है? ऑप्शन ए है शहरी जीवन। तो भाई शहरी जीवन हड़प्पा सभ्यता का विशेषता है। ऑप्शन बी है ग्रामीण जीवन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण जीवन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी है विदेशों के साथ व्यापार, तो यह उसकी विशेषता है। ऑप्शन डी है सुनियोजित नगर निर्माण, तो यह भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण जीवन जो है, यह ग्रामीण जीवन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है और क्वेश्चन में नहीं वही पूछ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, बी है 1925 ईस्वी, सी है 1927 ईस्वी और डी है 1940 ईस्वी। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर होगा 1921 ईस्वी। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921
में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ था? क्या? महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या? भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? भाई मिला तो है लेकिन यहाँ कह रहा है अधिक, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से मिला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान मध्य प्रदेश राज्य से अधिक मिला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक औजार यानी कि हथियार, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे? ऑप्शन ए है लोहा, तो भाई लोहा भी नहीं होगा, उस वक्त उसका ये नहीं था, चलन नहीं था लोहा का। खोज मतलब उस वक्त इतना ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी है पत्थर, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है कांसा। तो उस वक्त सबसे ज्यादा आसान था पत्थर से बना लेना भाई, क्योंकि पत्थर से जो है सब कुछ वहाँ पे ये क्या किया जाता था, औजार के रूप में पत्थर का ही काम लिया जाता था। इसलिए जितने भी औजार थे प्रारंभिक औजार तो पत्थर से ही बने होते थे, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्थर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? क्या करा है? आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? भाई आरंभिक का मतलब होता है आरंभ से बना आरंभिक, तो आरंभ का मतलब हुआ शुरू, आरंभिक मतलब शुरुआत। तो चलिए ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है गोपालगंज, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है दरभंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुंगेर। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पाषाण काल को, पाषाण काल जो है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी 3। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग कौन-कौन है भाई? तो पूर्व पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण यानी मध्यकाल हो गया, उसके बाद हो गया आखिरी वाला इसका तीसरा नंबर हो गया तो नवपाषाण काल हो गया, यानी कि नवकाल, यानी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यही 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अभी 20 पे मत जाइए, रुकिए यहाँ पे, अभी 2 क्वेश्चन और है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? यानी मनुष्य जो है, पशु हो या पौधा हो, उसका अवशेष जो है कितना साल पुराना है, कब का है, बहुत सारा चीज़ उसके बारे में पता किया जाता है। तो आखिर वह किस विधि से पता किया जाता है भाई? मनुष्य उसका जो है किस विधि से पता करता है? तो ऑप्शन ए है कार्बन 14 पद्धति, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
कार्बन 14 पद्धति। क्योंकि कार्बन 14 पद्धति, C14 पद्धति ऐसा एक विधि है, पद्धति है, तरीका है ये, जिसके वजह से पुराना सा पुराना जो है अवशेष हो, चाहे वह पौधा हो या पशु हो या जिसका भी अवशेष हो, उसके बारे में पता किया जाता है। वह कितना पुराना है, कब का है, तो यह टोटल जो भी है पता लगाया जाता है, वह कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से पता किया जाता है। तो मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति विधि से करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब जाके ये आया आखिरी क्वेश्चन इस सेट का। फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को करने से पहले कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन सारा अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, तो भई प्लीज़ इसको एक लाइक करके ये कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन-सा पर्वत अलग करती है? क्या कह रहा है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन-सा पर्वत अलग करती है? ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी है विंध्य पर्वत, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है पश्चिम घाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विंध्य पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर बी विंध्य पर्वत जो विंध्याचल में है। विंध्य पर्वत जो कहाँ पे है? विंध्याचल में है, विंध्याचल में है। यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? तो विंध्य पर्वत अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करती है। चलिए, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।